हेलो एवरीवन। जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ कॉपर का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि कॉपर ने किस प्रकार भूसन्नति सिद्धांत जियोसिंक्लाइनल थ्योरी के बेसिस पर पर्वत निर्माण की क्रिया को समझाने का प्रयास किया था। कोबर ने अपनी थ्योरी में बताया कि किस प्रकार पहली अवस्था में पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति यानी कि जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है और फिर इस जियोसिंक्लाइन में अवसादीकरण होता है या सेडिमेंटेशन होता है और उसके बाद सेडिमेंटेशन के साथ साथ अवतलन की क्रिया होती है यानी कि सबसिस्टेंस होता है। अवसाद का जमाव होना और फिर जमाव के भार की वृद्धि के कारण भूसन्नति की तली में निरंतर धसाव होना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ बहुत लंबे समय तक चलती हैं। पहली क्रिया अवसादीकरण यानी कि सेडिमेंटेशन, दूसरी अवतलन यानी कि सबसिस्टेंस। इन दोनों क्रियाओं के एक साथ लंबे समय तक चलने के कारण भूसन्नति गहरी हो जाती है और उसके बाद में जहाँ पर भूसन्नति होती है उसके दोनों तरफ का जो रिजिड लैंड मास है या जो दृढ़ रिजिड लैंड मास होता है वो दोनों तरफ से उसके जो फोर लैंड होते हैं वो क्षैतिज संचलन के कारण एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं यानी कि भूसन्नति की दोनों तरफ से दबाव पड़ता है और इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कोबर ने बताया था। इसे हम कोबर की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी को एक बार डायग्राम्स की सहायता से फिर समझेंगे। ये थे कोबर के सिद्धांत की पहली अवस्था जिसमें एक जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है और ये जियोसिंक्लाइन ये है कोबर का बताया हुआ जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नति जिसमें सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादीकरण हो रहा है और जिसके कारण इसकी गहराई पहले ये छिछला था और धीरे धीरे समय के साथ बहुत अधिक समय गुजरने के बाद में ये गहरा हो जाता है। इसके दोनों तरफ हैं, ये है दृढ़ भूखंड रिजिड लैंड मास और ये भी है दृढ़ भूखंड रिजिड लैंड मास। इन दोनों रिजिड मासेस का जो आगे का हिस्सा है, जो भूसन्नति की तरफ का हिस्सा है, ये वाला इलाका, ये वाला, इसे फोरलैंड का नाम दिया गया था यानी कि अग्रदेश का नाम दिया गया था। बाद में आती है सेकंड स्टेज जिसमें वो कहते हैं कि भूसन्नति के दोनों तरफ का जो अग्र देश है यानी कि फोरलैंड है वो क्षैतिज संचलन के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकने लगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फोरलैंड इस तरफ बढ़ रहा है और ये फोरलैंड इस तरफ बढ़ रहा है। इस संकुचन के कारण ये जो भूसन्नति है ये दोनों तरफ से भूसंतुलन के कारण इस पे बल पड़ता है और इसके अंदर संपीड़नात्मक बल के कारण इसकी तलछट है वो सिकुड़ने लगती है और मुड़ने लगती है। इस मोड़ पड़ने के कारण जो इसके अंदर मलबा है वो वलनदार पर्वतों का निर्माण करता है। ये हम देख रहे हैं इसमें लगातार फोरलैंड के पास का जो भाग है, अग्रदेश के पास का जो जियोसिंक्लाइन का भाग है वहाँ पर पर्वतों का निर्माण, वलन पड़ने के कारण पर्वतों का निर्माण हो गया है। एक बार फिर देखिए, ये है रिजिड लैंड मास, ये भी है रिजिड लैंड मास, इसका आगे का हिस्सा ये है फोरलैंड, ये भी है फोरलैंड। ये बॉर्डर में रेंजेस हैं और बीच के हिस्से को जहाँ पर वलन नहीं पड़ते हैं उसे कोबर ने मध्य पिंड या मीडियन मास का नाम दिया था और बॉर्डर जो फोरलैंड के पास का इलाका है वहाँ पर वलनदार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। बीच का हिस्सा जहाँ पर वलन नहीं पड़ने, अगर संपीड़नात्मक बल ज़्यादा नहीं है तो बीच के मध्य के एरिया में फोल्ड या वलन नहीं पड़ते। अगर संपीड़नात्मक बल ज़्यादा होता है तो बीच का भाग है वो भी वलन से प्रभावित हो जाता है और इस केस में बीच में मध्य मास या मीडियन मास, मध्य पिंड नहीं रहता और हर कहीं पर वलनदार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ से फोर्स ज़्यादा होने के कारण हर कहीं पर इस जियोसिंक्लाइन में वलनदार पर्वतों का निर्माण हो गया। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड टिपिकल मीडियन मास के आधार पर
के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को, फोल्ड माउंटेन से उनकी संरचना को समझाने की कोशिश की। टेथिस भूसन्नति के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग और दक्षिण में अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्रदेशों के आमने सामने सरकने से एल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण बैटिक कॉर्डिलेरा, पेरेनीज प्रोविंस श्रेणियाँ, मुख्य आल्प्स, कार्पेथियंस, बाल्कन पर्वत, कॉकेशस का निर्माण हुआ। इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण एटलस, एपिनाइन्स, डेनराइट्स, हेलेनाइट्स, टाराइट्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। कार्पेथियंस तथा डेनारिक आल्प्स के मध्य वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान मध्य पिंड का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे हम डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे। इस मैप में आप देखेंगे कि ये था वलनदार पर्वतों को समझाने के लिए वो यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के दृढ़ भूखंड रिजिड मासेस का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये अफ्रीकन रिजिड मास था और ये यूरोपियन रिजिड मास था। इसके बीच में ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ पर ये वाला ये टेथिस सागर था, ये टेथिस भूसन्नति थी, यानी कि टेथिस जियोसिंक्लाइन था। अब समय के साथ ये दोनों दृढ़ मास एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला दृढ़ मास उत्तर की तरफ और ये यूरोपियन दृढ़ मास है ये दक्षिण की तरफ बढ़ता है। तो इनके बीच में ये जो टेथिस भूसन्नति थी, इसमें यहाँ पर इस बेल्ट में वलनदार पर्वतों का निर्माण होता है। इस डायग्राम में बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ दिखाई गई हैं। इनमें कोबर के अनुसार एटलस माउंटेन, एटलस अफ्रीका में यहाँ पर है। उसके बाद में एपिनाइन्स, ये रहे एपिनाइन्स इटली में, डेनराइट्स ये रहे यहाँ पर, और हेलेनाइट्स और टाराइट्स आदि पर्वतों का निर्माण तब हुआ जब यूरोपियन दृढ़ मास जो रिजिड मास है वो दक्षिण की तरफ बढ़ा। इसके विपरीत जो कॉर्डिलेरा माउंटेन्स हैं, पायरेनीज हैं और आल्प्स पर्वत हैं और कार्पेथियंस हैं, यहाँ पर ये इन पर्वतों को दिखाया हुआ है। ये कार्पेथियंस हैं, ये बल्खान हैं, ये आल्प्स हैं, ये पायरेनस हैं। इन पर्वतों का निर्माण अफ्रीकन दृढ़ मास का जब ये उत्तर की तरफ बढ़ा तो इसके कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इन सभी के बीच में हंगरी का मैदान, ये रहा ग्रेट हंगेरियन प्लेन। इसको कोबर ने एक मध्य पिंड यानी कि मीडियन मास का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बताया है। जब दोनों तरफ इस हंगेरियन प्लेन के, ये हंगरी का मैदान है बीच में और इसके दोनों तरफ वलनदार पर्वतों का निर्माण हुआ। क्योंकि दोनों तरफ से संपीड़नात्मक बल कम था तो बीच में वलनदार पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ और वहाँ पर ये हंगरी के मैदान या हंगेरियन प्लेन्स हैं। कोबर आगे और भी उदाहरण देते हैं। इसी तरह पेरेनीज श्रेणी और एटलस के मध्य रूम सागर का भाग एक मध्य पिंड है। टॉरस और पॉन्टिक श्रेणियों के बीच में अनातोलिया का पठार है। एल्बर्स और ज़ैग्रोस के बीच में ईरान का पठार है। तो ये यहाँ पर पायरेनीज माउंटेन है और इधर एटलस माउंटेन है। इनके बीच में ये कहते हैं मध्य जो रूम सागर है वो एक प्रकार का मध्य पिंड है या मीडियन मास है। इसके बाद में ये कहते हैं टॉरस और पॉन्टिक श्रेणियों के मध्य। तो इसे हम इस मानचित्र में देखेंगे। ये पॉन्टिक पर्वत हैं और ये यहाँ पर टॉरस पर्वत हैं। इन दोनों के बीच में एनातोलिया का पठार है। इसके बाद में
ये एल्बर्स पर्वत है यहाँ पर, और ये ज़ेग्रोस पर्वत है, और इसके बीच में ईरानियन हाईलैंड्स हैं, यानी कि ईरान का पठार है। तो दोनों तरफ वलनदार पर्वत है। एक बार आप फिर देखें, पॉन्टिक, उत्तर में पॉन्टिक पर्वत, दक्षिण में टॉरस, बीच में एनातोलिया का पठार। इसके बाद में आप थोड़ा और पूर्व की तरफ आते हैं तो ये पॉन्टिक, ये टॉरस, बीच में एनाटोलिया का पठार, ये एल्बर्स पर्वत, ये ज़ेग्रोस पर्वत, इनके बीच में ये ईरानियन हाईलैंड, ईरान का पठार। इसी प्रकार ये आगे बताते हैं कि हिमालय और कुनलुन के बीच में, तो ये हिमालयन पर्वत हैं और ये यहाँ पर कुनलुन पर्वत हैं, और इनके बीच में है तिब्बत का पठार। हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बत का पठार, पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत और मध्य अमेरिकी श्रेणी के बीच में कैरिबियन सागर, वासात श्रेणियाँ सेरा नेवादा के बीच में बेसिन रेंज आदि इन्होंने मध्य पिंड के उदाहरण दिए हैं। मध्य पिंड की यह कल्पना कोबर के विशिष्ट पर्वत निर्माण स्थल की अच्छी तरह से व्याख्या करती है। कोबर ने अपने सिद्धांत में हिमालय पर्वतों के निर्माण को भी समझाया है। उत्तर की तरफ अंगारा लैंड था, दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड। दोनों के जो फोर लैंड थे, अग्रदेश थे, एक दूसरे की तरफ सरके। टेथिस सागर के दोनों किनारे जो टेथिस भूसिंक्लाइन थी, भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन, उसमें वलन पड़े। एक तरफ उत्तर में कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ और दक्षिण में हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है कि दक्षिण में हिमालय पर्वत हैं, उत्तर में कुनलुन पर्वत हैं, बीच में कम वलन पड़ने के कारण प्लेटो रीजन है, पठारी है, इलाका है, तिब्बत का पठार है। सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का उचित उल्लेख करता है, फिर भी इसमें कुछ दोष हैं। कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जिस बल को उन्होंने इस वलन पड़ने के लिए, संकुचन के लिए, संपीड़न के लिए जिम्मेवार माना है, वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। पूर्व पश्चिम में फैले हुए पर्वत जैसे आल्प्स और हिमालय तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण में फैले हुए पर्वत जैसे कि रॉकीज माउंटेन और एंडीज पर्वत, इस प्रकार की व्याख्या से हम उनके निर्माण, उन वलनदार पर्वतों के निर्माण को नहीं समझ पाते। तो ये इसके सिद्धांत की दो मुख्य आलोचना है। इसके साथ ही कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ कोबर, यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।